हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हिंदी साहित्य की बहुत ही जानदार और शानदार क्लास में। स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे सूफी काव्य धारा के बारे में। ओके, तो जो सूफी काव्य धारा है उसी को ही प्रेमाश्री शाखा के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे सूफी काव्य धारा में सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे तो सूफ। ठीक है, तो कुछ विद्वान मानते, सब विद्वानों ने अपने अपने तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें मत, और इसमें विद्वानों के नाम नहीं है। इसमें जैसे सूफ का अर्थ क्या माना है? ऊन। ठीक है, कुछ लोगों ने सफ से माना है सूफी शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ है पंक्ति, और सूफा का अर्थ होता है चबूतरा, सोफिया का अर्थ होता है विद्या, और सफा का अर्थ होता है पवित्र। ओके, इसके बाद हम करेंगे इसमें सूफी शब्द तो हमने कर लिया। इसके बाद हम करेंगे सूफी साहित्य कैसे शुरू हुआ, किसने आरंभ किया, सूफी जो प्रमुख कवि हैं, प्रथम कवि कौन थे, प्रस्तोता कौन थे। ओके, तो सूफी काव्य धारा में जो सूफी काव्य है, ठीक है, सूफी संप्रदाय है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने गए हैं। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना गया है। ओके, भारत में सूफी दर्शन का, भारत में सूफी दर्शन का प्रारंभ, सूफी दर्शन का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से हुआ। और किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया। ठीक है, ओके, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किस संप्रदाय से थे? ये चिश्ती संप्रदाय से थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित रखते थे ये। ओके, तो भारत में जो सूफी संप्रदाय का समय रहा है या सूफी काव्य धारा का रहा है वो 14वीं से 18वीं शताब्दी तक। ओके, 14वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत में सूफी जो काव्य धारा है वो रही है। ओके, और सूफी काव्य का मेरुदंड जो है प्रेम को माना गया है। सूफी काव्य धारा का मेरुदंड प्रेम को माना गया है। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद हम करेंगे सूफी साहित्य में जो प्रथम कवि किसने किसको माना है। ठीक है, प्रस्तोता कौन कौन है। तो सूफी काव्य में देखिए सूफी दर्शन का प्रारंभ कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। किसने किया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। ठीक है, किस संप्रदाय से थे ये? चिश्ती संप्रदाय से थे। ओके, तो भारत में 14वीं से 18वीं शताब्दी सूफी काव्य धारा का समय रहा हुआ है। ओके, और सूफी काव्य धारा का मेरुदंड क्या है? प्रेम। ओके, तो चलिए यहां पर आप लोग हेडिंग डाल देंगे प्रथम कवि सूफी काव्य धारा के व प्रस्तोता। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा रचनाकार। पहला कॉलम बना दीजिए रचनाकार का। ठीक है, फिर रचना का, फिर समय क्या माना। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा प्रस्तोता कौन है। ठीक है, मतलब किसने माना इनको प्रथम कवि, और इनकी रचना को प्रथम रचना किसने माना। ठीक है, तो सबसे पहले रचना है एक, सबसे पहले जो रचनाकार है असायित। असायित की रचना है हंसावली। हंसावली, ठीक है, 1370 की ये रचना है। ठीक है, असायित की हंसावली है, 1370 की है। तो इस रचना को प्रथम सूफी रचना किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, ओके, तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन।
मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन 3079 इसका समय है, ठीक है। और इस रचना को जो प्रथम रचना माना है वो किसने माना है? राम कुमार वर्मा द्वारा। राम कुमार वर्मा ने इसको प्रथम रचना माना हुआ है, ठीक है, सूफी काव्य धारा की। ओके, नेक्स्ट है ईश्वर दास। ईश्वर दास, ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। ओके, ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। और ये जो रचना है ना सत्यवती कथा, ये है 1501 की रचना, ठीक है, 1501। और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है इसमें रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचना को माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कुतुवन की मृगावती को, कुतुवन है, इनकी रचना है, कौन सी है? मृगावती। मृगावती, ये भी 1501 की रचना है और रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम सूफी रचना माना हुआ है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ठीक है। और इस चार्ट पर तो आप लोग मोस्ट का टिक लगा दीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को समय भी पता होना चाहिए, प्रस्तोता भी पता होना चाहिए, ठीक है, जो रचनाकार है उसकी रचना भी पता होना चाहिए, हर चीज आप लोगों को इसमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट, हमारे जो क्लासेस है वो पीएचडी हिंदी, एलटी, नेट, सेट, केबीएस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेस है। तो आप लोग भी अगर हिंदी साहित्य से किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आप लोगों को बहुत ही डीपली यहाँ पर करवाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब पूरा कंटेंट पढ़ेंगे लास्ट तक, तब आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिला, नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो मिले। ओके, आप लोग एक मतलब अच्छी गाइडलाइन में हो। स्टूडेंट्स, बहुत जल्द जो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू की क्लासेस भी ऐप में स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली ऐप में भी जुड़ सकते हैं। पेड आप लोगों के लिए वहां पर सेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट होता है ना उसके बाद मेन होता है प्रैक्टिस करना, ठीक है, कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करना भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो असायत की हंसावली है, कब की है? 1370 की है। किसने माना इसको प्रथम रचना? गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। दूसरा इस तरह से पूछा जाता है, राम कुमार, पूछा जा सकता है कि राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी रचना किसको माना? तो किसको माना है? मुल्ला दाऊद की रचना है, कौन सी है? चंदायन। तो समय क्या था? 1379। ओके, तीसरा पूछा जा सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी कवि किसको माना? तो किसको माना था? ईश्वर दास को माना था। और ईश्वर दास की कौन सी रचना थी? सत्यवती कथा 1501 में। रामचंद्र शुक्ल का तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि किसको माना हुआ है? तो किसको माना है? कुतुवन को। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम सूफी रचना किसको माना है? कुतुवन की मृगावती को। समय क्या है? 1501। कई बार ये चीजें मिलान में भी आ जाएंगी, जो नेट की तैयारी कर रहे होंगे ना उनको मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है, उसमें इस तरह से कॉलम होंगे, उसमें मिलान करना है, क्रम में पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए हिंदी साहित्य में कंटेंट तो आप लोगों के लिए एक ही होता है, विषय वस्तु एक ही होती है, क्योंकि साहित्य नहीं बदलेगा। आदिकाल नेट वालों को भी पढ़ना पड़ेगा, एलटी वालों को भी, पीएचडी वालों को भी, ठीक है। और ये जो करवाया जा रहा है बहुत ही डीपली में करवा रही हूँ नेट लेवल के हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। बस इसमें आप लोगों का चेंज क्या होगा? लास्ट में क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यूज डिफरेंट होंगे, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाएगा। एलटी वालों के लिए अलग होता है, पीएचडी का थोड़ा सा अलग होता है, नेट वालों के लिए अलग होता है। नेट वालों के लिए बहुत से क्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो भी डेट्स वगैरह है ना बहुत याद करनी पड़ती है नेट वालों को, ठीक है, जो नेट की तैयारी कर रहे होंगे आप में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने हमारे साथ कंटिन्यूटी में एंड तक बने रहना है जब तक हमारी क्लासेस, क्योंकि हिंदी साहित्य का फर्स्ट कोर्स है और यूट्यूब में आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ये कोर्स है, ठीक है। तो आपको मैं बिल्कुल फ्री में ये कोर्स 3 महीने में करवाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स,
अब एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने, हर रोज की क्लास हर रोज आप लोगों ने नोट करनी है, नोट्स बनाने हैं, और नोट्स ही नहीं बनाने, उसके बाद लर्न भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द जो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने लर्न करना है, बस आप लोगों को जो भी करवाया जा रहा है, दिन में आधा घंटे की क्लास होती है, तो आधे घंटे का स्टडी मटेरियल विद डेट्स आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके ओके, अब करते हैं सूफी काव्य धारा में 4 अवस्थाएं हैं। ओके, अब 4 अवस्थाएं हैं जो मैं करवानी, तो आप लोगों को उसी क्रम में वो बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ ले आप लोग फटाक से जवाब दे दो कि मैम ने इस तरह से करवाया है। ओके स्टूडेंट्स, सूफी काव्य धारा की 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। ओके, सूफी काव्य धारा की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। तो पहली है इसमें सरियत, तरीकत, सरियत है, तरीकत है, फिर मरिफत है और हकीकत, ठीक है। तो ये जो है कई बार पूछ ली जाती है क्रम में, सरियत के बाद दूसरी अवस्था कौन है, तीसरी अवस्था कौन है, चौथी अवस्था कौन है, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है ये। अब इसमें 4 अवस्थाएं होगी, इसके अंदर क्या क्या आता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो सरियत अवस्था है ये प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है, सामान्य अवस्था है। ओके, सामान्य अवस्था कैसी अवस्था है? सामान्य अवस्था है, ठीक है। इसमें जो है कुरान नियम पालन, कुरान नियम पालन का इसमें वर्णन किया गया है, जो सरियत अवस्था है, ठीक है। तरीकत में क्या होता है? वास्तविक रूप में साधना की जाती है, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या हो जाएगा? वास्तविक रूप में ईश्वर साधना का आरंभ, वास्तविक रूप में ईश्वर साधना का आरंभ हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक रूप में ईश्वर साधना का आरंभ, ठीक है, और हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है मरिफत अवस्था। तो इसमें क्या हो जाता है? ईश्वर अनुभूति, ईश्वर अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति इसमें साधक को हो जाती है, बंदे को हो जाती है, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाएगा हकीकत। तो ये अंतिम अवस्था है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अंतिम अवस्था कौन सी है? अंतिम अवस्था है, और इसमें क्या है? बंदे को ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, बंदे को ईश्वर प्राप्ति, ठीक है। इसमें जो भी साधक होता है उसको बंदा ही कहा गया है, ठीक है। तो बंदे को इसमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, सरियत है, तरीकत है, मरियत है और हकीकत है। इसको आप लोगों ने याद कर लेना है, अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना लेना, ठीक है। और देखो मैंने कैसी इसमें ट्रिक बनाई है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस हिसाब से करना, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना लेना। ओके, तो देखिए सरियत में पहला मतलब शरीर, शरीर पहले आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तरीकत आ रहा है, मरिकत आ रहा है, हरकत। अब देखिए पानी में जो शरीर है ना, शरीर है, जब तैरने लगता है मतलब वो क्या है? मरिकत, मतलब मर गया होता हुआ, मर गया होता है वो हकीकत में, ठीक है। किस तरह से? शरीर, शरीर क्या है? तैरता हुआ, शरीर पानी में। आप लोगों ने ऐसे इस तरह से स्टोरी भी बना सकते हैं। शरीर, शरीर से आपका सरियत हो जाएगा, तैरता हुआ से तरीकत हो जाएगा, ठीक है। मरिफत, शरीर तैरता हुआ है, मरता है जब, ठीक है। हकीकत बात यही है। इस तरह से मैंने इसको याद किया है, आप लोग अपने हिसाब से इसको याद कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। विशेषताएं,
तो सूफी काव्य धारा का आधार क्या है? तवस्सुफ है। ओके, आधार क्या है? तवस्सुफ। आधार तवस्सुफ है, पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अब तीसरी विशेषता हो जाएगी परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में वर्णित किया गया। वर्णित परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमिक, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, कि किस काव्य धारा में जो है बंदे को प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, वैसे जो बंदा होता है, मनुष्य होता है, उसको जो है क्या माना गया है? पर आत्मा परमात्मा इस तरह से माना गया है ना। ठीक है, तो बंदे को प्रेमी के रूप में और परमात्मा को, इसमें पूछा गया था कि परमात्मा को प्रेमिका के रूप में किस काव्य में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सूफी काव्य धारा में दर्शाया गया है। ओके, नेक्स्ट है इसमें गुरु प्रतिष्ठा का महत्व। गुरु प्रतिष्ठा का महत्व। ओके, नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक समन्वय। सांस्कृतिक समन्वय। ओके, तो सांस्कृतिक समन्वय में देखिए जो समन्वय है वो किस किस चीज का हो जाएगा। तो सांस्कृतिक समन्वय में देखिए सबसे पहले है इस्लाम और भारतीय वेदांत का इसमें समन्वय है। इस्लाम व भारतीय वेदांत, इस्लाम और भारतीय वेदांत का समन्वय। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा इसमें भारतीय प्रबंध काव्य व फारसी मनसबी शैली का समन्वय। भारतीय प्रबंध काव्य व फारसी मसनवी शैली का समन्वय। ओके, तीसरी विशेषता हो जाएगी इसमें अरबी लिपि व अवधी भाषा का समन्वय। अरबी लिपि व अवधी भाषा का समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रहस्य। ठीक है, यहां तक समन्वय हो गया, समन्वय जो था। ठीक है, तो इसमें समन्वय है इस्लाम और भारतीय वेदांत का, भारतीय प्रबंध काव्य व फारसी मसनवी शैली, अरबी लिपि व अवधी भाषा का समन्वय है। नेक्स्ट इसमें करेंगे जो रहस्यवाद है। ठीक है, रहस्यवाद। तो रहस्यवाद कैसा है? इसमें रहस्यवाद में भावात्मक रहस्यवाद अधिक है। ठीक है, भावात्मक, तो रहस्यवाद दो तरह का है, भावात्मक व साधनात्मक। ठीक है, भावात्मक रहस्यवाद और जो साधनात्मक रहस्यवाद है ना, वो भी है पर वो सीमित मात्रा में प्रयोग किया गया उसका। ठीक है, वो भी पॉइंट आप लोग लिख लेना इसमें।
नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, प्रकृति का रागात्मक चित्रण। ओके, प्रकृति का रागात्मक चित्रण है। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? कथा वस्तु के स्रोत, अब हर एक पॉइंट आप लोगों ने ना अच्छे से समझना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि रहस्यवाद, तो कौन सा रहस्यवाद था? भावात्मक रहस्यवाद था। ठीक है, प्रकृति का चित्रण किस तरह से हुआ है? रागात्मक रूप से प्रकृति का चित्रण हुआ है सूफी काव्य धारा में। नेक्स्ट है कथा वस्तु के स्रोत, विशेषता में ही आ जाएगा ये भी। ओके, कथा वस्तु के स्रोत, कथा वस्तु के स्रोत। तो कथा वस्तु के स्रोत में सबसे पहले महाभारत है, महापुराण है, हरिवंश पुराण, महाभारत, महाभारत, ओके, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ, आदि पौराणिक ग्रंथ। मतलब जो है इसमें जो कथा वस्तु ली गई है ना सूफी काव्य धारा में, महाभारत, हरिवंश पुराण है, विष्णु पुराण, जो भी पौराणिक ग्रंथ है, पहला तो वहां से ली गई है कथा वस्तु। ओके, दूसरी कथा वस्तु इसमें हो जाएगी उद्यन है, विक्रम है, रतन सेन है, उद्यन, विक्रम सेन, उद्यन, विक्रम सेन, रतन सेन आदि ऐतिहासिक व ऐतिहासिक पात्रों से ली गई है। आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों से ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्राकृत व संस्कृत, प्राकृत व संस्कृत की परंपरागत कथानक जो है इसकी कथा वस्तु का भी आधार है। ठीक है, चौथे नंबर पर हो जाएगा विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित जो कथाएं थी। ठीक है, विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित कथाएं, विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित कथाएं। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, वीडियो को एंड तक देखना है, हर एक पॉइंट आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। ओके, अब भाषा, ठेठ अवधि भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, ठेठ अवधि भाषा का। ठीक है, छंद इसमें दोहा छुपाई है, छंद, दोहा, चौपाई, छंद इत्यादि इसमें प्रयोग किया गया है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यही एंड कर रही हूं और कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लो,
शेयर कर लो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।